अब क्या विजन है आपका एक बिजनेसमैन के लिए लर्निंग कितना इम्पोर्टेंट? सर आपको सबसे पहला ब्रेक थ्रू कब मिला? दो टर्निंग पॉइंट आए थे। सर कई लोगों को ये एक भ्रम है कि ये दीवार जो होती है या कंक्रीट की जो बनी होती है, जैसे कि हम ये बात करें प्रिकास्ट की, ये ईंट के मुकाबले कमज़ोर होती है और कॉस्टली होती है। क्या ये सही है? नहीं, दो चीज़ें इसमें। जो अपनी रेगुलर वॉल आती है वो थोड़ा, सर ये 80 फैक्ट्रीज पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? वैसे तो 18 स्टेट है, पंजाब से लेके, कि हमारी कंपनी का टैगलाइन हमने चेंज किया, फ्यूचर ऑफ भारत, राइट। क्योंकि प्रीकास्ट ही फ्यूचर है। सर इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है जो आम जनता यूज़ कर सकती है प्रिकास्ट में? वैसे जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी बनता है, इसमें 50 to 60% प्रोडक्ट प्रीकास्ट आ सकती है, लेकिन इंडिया में अभी इसका यूज़ कम हो जो रहा है। प्रिकास्ट इंडस्ट्री है जिसमें आपकी कंपनी है त्रिलोक प्रिकास्ट, सर इसका फ्यूचर क्या है? कैसे दोस्तों, हाजिर हूँ फिर एक नए सुपर गेस्ट के साथ। क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहोगे जिसका एक बिजनेस है लेकिन उसकी 80 फैक्ट्री है पूरे भारत भर में? चलिए मिलते हैं आज हम त्रिलोक प्रीकास्ट के फाउंडिंग मेंबर मिस्टर पीयूष सिंघाला सर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच विशाल सिंह जी। सर थैंक यू फॉर इनवाइट मी। थैंक यू सर आपका समय देने के लिए। सर सबसे पहले प्रीकास्ट के बारे में जानना चाहेंगे, प्रीकास्ट है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपके मन में ये सवाल कैसे आया कि इस बिजनेस में मुझे जाना है? ओके, वेरी गुड। प्रीकास्ट मतलब कि प्रीकास्ट जैसे अपने मोबाइल में सिम होता है, प्रीपेड और पोस्टपेड। जी। प्रीपेड मतलब आप पहले रिचार्ज करो और यूज़ करो, जी। और पोस्टपेड। पोस्टपेड के अंदर आप पहले यूज़ करो, इसके बाद इसको पे करो। राइट। तो सेम पोजीशन प्रीकास्ट में, कि प्रीकास्ट यानी कि पहले आप कास्ट करो कंपनी के अंदर, और इसके बाद सिर्फ इरेक्शन, जो भी साइड पे रिक्वायरमेंट वहाँ इरेक्शन करो। तो अच्छा। इसीलिए शब्द आया प्रीकास्ट, आरसीसी प्रीकास्ट। कंक्रीट को पहले कास्ट करो और इसके बाद जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको यूज़ करो। राइट। और हमने 2005 से ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। वैसे पहले तो मैं एज ए प्राइमरी टीचर था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। 2 साल जॉब किया, लेकिन पूरा फैमिली मेरा बिलोंग करता था बिज़नेस से, हम्म। मेरे फादर और 2 बड़े भैया। तो बाद में हम नया कुछ बिज़नेस सोच रहे थे कि भी क्या करें, क्या करें? तो एट दैट टाइम हमको ये प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का एक विज़न मेरे रिलेटिव जो रसिक भाई, उसके पास से मिला, और हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। सर इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है जो आम जनता यूज़ कर सकती है प्रिकास्ट में? वैसे जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी बनता है, इसमें 50 to 60% प्रोडक्ट प्रीकास्ट आ सकती है, लेकिन इंडिया में अभी इसका यूज़ कम हो रहा है। तो बहुत कम यूज़ हो रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में तो प्रीकास्ट प्रोडक्ट की यूज़ हो रही है। और मेजॉरिटी यहाँ अभी प्रीकास्ट कंपाउंड वॉल है, प्रीकास्ट पेवर ब्लॉक्स है, प्रीकास्ट, आज तो बिल्डिंग भी बनना स्टार्ट हो गई इंडिया में। तो हम्म। बिल्डिंग के अंदर भी काफ़ी प्रोडक्ट प्रीकास्ट आ गई है। हम्म। तो इन फ्यूचर तो जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा वो सब प्रीकास्ट ही आएगा। राइट। सर मैंने सुना है कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपके साथ में और आपकी कंपनी के साथ जुड़ी हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं। वो कौन कौन सी कंपनी है और कौन सी प्रोडक्ट वो आपसे लेती हैं? हाँ, हमारा पूरे भारत में जो भी सोलर इंडस्ट्रीज आई है वो सबसे बड़े हमारे क्लाइंट है। अच्छा। तो 2013 से जो सोलर आया इंडिया में, तो क्या होता है कि वो इसका एक-एक प्रोजेक्ट 100, 200, 500 एकड़ के अंदर एक-एक प्रोजेक्ट आता है। तो हम्म। इसमें ऑर्डिनरी कंपाउंड वॉल बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना कंपाउंड बनने में 1-2 साल चला जाएँगे। हम्म। अगर प्रीकास्ट प्रोडक्ट है तो विदिन 2 टू 4 मंथ में हम कंप्लीट करके दे सकते हैं। तो सबसे मेन क्लाइंट हमारा है कोई भी सोलर इंडस्ट्री, इसमें सब मल्टीनेशनल कंपनी है। हम्म। इसके बाद तो हमारा बुलेट ट्रेन के अंदर काफ़ी काम हुआ है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, मेट्रो जो लग रही है कोई भी सिटी में, वो हमारा मेन क्लाइंट है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ए प्लस क्लास, गवर्नमेंट के अंदर पीडब्ल्यूडी है, जेटको है, कोई भी इंडस्ट्रीज में जो कंस्ट्रक्शन यूज़ हो रहा है वहाँ हमारी प्रोडक्ट यूज़ हो सकती है। राइट। अभी तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि जो भी एक्सप्रेस हाईवे बनती है, इसके अंदर भी दोनों साइड बाउंड्री वॉल लगाते हैं। जी। तो वो भी हमारा मेन क्लाइंट है। अभी हम्म। नया जो समृद्धि हाईवे बना नागपुर बॉम्बे, उसमें भी कंपाउंड वॉल लगा है।
अभी अपना जो दिल्ली बॉम्बे हाईवे इसके अंदर भी बाउंड्री वो लगा है, वो पूरा प्रीकास्ट ही है। तो आज सबको फास्ट करना है, तो वी गो टू मस्ट बी इन द प्रीकास्ट प्रोडक्ट। राइट सर, वही अगला मेरा सवाल था कि प्रीकास्ट में क्यों जाए, क्योंकि पहले से जो चलता आया है, आप ईंट की दीवार बनाओ, जी। राइट, यस और ये बहुत पुराने समय से चीज़ें चल रही है। उसके पहले पत्थरों से दीवार बनती थी, यस यस। राइट, और उसके बाद ईंट की आई। तो आज प्रीकास्ट में लोग क्यों जाए, उससे क्या फ़ायदा है कि ईंट में जो उनको बेनिफिट नहीं मिलता? हाँ, इसका दो रीज़न है। सबसे मेन तो वो इसमें दो चीज़ है। इसमें सबसे मेन तो वो है कि भाई अगर ईंट से कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो इसके अंदर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने वो भी बैन कर दिया कि आपको ईंट तो यूज़ करना ही नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज़, कोई भी ऑर्डिनरी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, ब्लॉक आएगा, पत्थर आएगा या ईंट आएगी, तो वो करने में बहुत टाइम लगता है। तो आज सबको फास्ट चाहिए। तो प्रीकास्ट का मेन बेनिफिट वो है कि पूरा प्रोसेस बनता है कंपनी के अंदर। इससे आगे कि भाई कंपनी के अंदर बनेगा तो पूरा क्वालिटी कंट्रोल होगा। आपकी साइड पे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो एंड ऑफ द डे जो भी लेबर है वही काम करने वाला है। तो जो आपको क्वालिटी कंट्रोल चाहिए वो पॉसिबिलिटी है नहीं। इसलिए प्रीकास्ट तो ज़्यादातर यूज़ होने का मेन रीज़न वो एक तो क्वालिटी होता है और सस्ता होता है। क्योंकि जो ऑर्डिनरी जो खर्चा होता है वो पूरा निकल जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से आके यहाँ इंस्टॉल ही करना है। तो क्वालिटी मेन और रेट, वो दो मेजर है। सर, मैंने सुना है कि आपने किसी पर्सन की ज़मीन को घेरना था, उसको अगर दीवार ईंट की बनाते तो वो ईंट की दीवार बनाने में शायद उसको आने वाले महीने या फिर 1.5 महीने लग जाते, और उस 1 या 1.5 महीने के काम को शायद आपने 1 या 1.5 दिन में कंप्लीट कर लिया, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था। या तो वो स्टोरी क्या है सर? हाँ, सूरत की एक कंपनी है, डायमंड कंपनी। उसका एक लैंड था जिसके अंदर दूसरे लोगों ने कब्जा ले लिया था। जी। तो काफ़ी उसका कोर्ट मैटर चला, लेकिन उससे कुछ वो लोग खाली नहीं कर रहे थे। तो बाद में उसने हमको बुलाया कि हमको ये मेरी एक जगह है, हम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उसके पास से कब्जा निकाल देंगे नाइट में, लेकिन आपको मेरे को 24 आवर्स के अंदर पूरा बाउंड्री वॉल चाहिए। तो कम से कम उसका 1,000 रनिंग फीट के आसपास का रिक्वायरमेंट था। तो हमने अच्छा। बोला कोई बात नहीं, हम आपको वो करवा के देंगे। तो हमने पैरेलल एक 1000 रनिंग फीट का जो भी आता है, 7-8 ट्रक हमारा मटेरियल होता है, वो करके रख दिया। पूरा 50 मैन पावर लगा दिया उसको लिए जो भी रिक्वायरमेंट था। तो वो हमने पूरा खाने पीने का सब इन्वायरमेंट बना के रात को हमने पार्किंग कर दिया। और एट दैट टाइम वहाँ से उसने पुलिस प्रोटेक्शन से जो भी था वो न्यूसेंस वो पूरा निकाला, और नाइट में अर्ली मॉर्निंग से ही हमने वहाँ से काम चालू कर दिया। तो हमने 18 आवर में 951 रनिंग फुट दीवार उसको बना के पूरा प्रोटेक्ट करके दे दिया। क्योंकि क्या होता है कि एक बार दीवार बन गया तो इस मीन्स वो एक प्रीमाइसेस फिक्स हो गया, तो बाद में वो एविडेंस भी रहता है। और तो इसकी वजह से हमको काफ़ी उसका भी काम इजी हो गया, और हमारे पे एक चैलेंज था कि इतना बड़ा काम हम सिंगल डे में कर पाएंगे कि नहीं, वो हमने प्रूव कर दिया। राइट, राइट, राइट। सर, ये त्रिलोक, जैसे ये प्रीकास्ट इंडस्ट्री है जिसमें आपकी कंपनी है त्रिलोक प्रीकास्ट, सर इसका फ्यूचर क्या है? शायद आपको भी पता है, हम सब साथी थे कि हमारी कंपनी का टैगलाइन हमने चेंज कर दिया, फ्यूचर ऑफ भारत। राइट। क्योंकि प्रीकास्ट ही फ्यूचर है। इसकी इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि मैं 2005 से इंडस्ट्रीज में हूँ। डे बाय डे लेबर की क्राइसिस इंडिया में खड़ी होने चालू हो गया है। जी। कि डे बाय डे अब लेबर के बच्चे हैं वो भी आज लेबर नहीं बनने वाले हैं, वो भी कुछ छोटे मोटे नौकरी करने वाले या कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर जो भी है इसके हिसाब से जॉब करना चाहते हैं। हार्ड वर्क किसी को करना है नहीं। तो इतना बड़ा, और भारत अभी तो अंडर कंट्री डेवलप कंट्री है, तो वहाँ तो भी बहुत सिविल में कंस्ट्रक्शन में तो बहुत काम होने वाला है। तो काम है, लेकिन लेबर का क्राइसिस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से प्रीकास्ट प्रोडक्ट है तो प्लान के अंदर बनेगा, क्वालिटी वर्क बनेगा। तो इसकी वजह से फ्यूचर ऑफ प्रीकास्ट, यानी कि फ्यूचर में प्रीकास्ट प्रोडक्ट डे बाय डे बहुत चलने वाला है। और यूरोप और फॉरेन के अंदर तो प्रीकास्ट बिल्डिंग और ये सब तो 20-20 साल से बनना चालू हो गए, क्योंकि वहाँ लेबर है नहीं कोई, तो मस्ट बी गो इन द प्रीकास्ट प्रोडक्ट। तो अभी डे बाय डे इंडिया में भी ये सिनेरियो स्टार्ट हो गया है, तो इसका फ्यूचर तो बहुत बड़ा है। राइट। मैंने सुना है सर आप अपना फार्म हाउस भी प्रीकास्ट से ही बना रहे हैं, यस। उससे क्या बेनिफिट? हम जो इंडस्ट्रीज में है तो हम हमारे लिए जो भी बनाए तो वो प्रीकास्ट ही होना चाहिए, ऐसा हमारा और हमारी पूरी कंपनी का कहना था।
तो हमने हमारा जो रहने के लिए जो फार्म हाउस था 5 BHK का बंगलो, वो भी पूरा प्रीकास्ट में है, पूरा बना है कंपनी पे। सिर्फ यहाँ हमने कंपनी अपना जो लैंड है वहाँ से हमने वहाँ इंस्टॉल किया है। इंस्टॉलेशन। इसका बेनिफिट ये है कि एक तो फास्ट बन जाता है, पूरा कंपनी पे बनेगा, यहाँ सिर्फ इसको इंस्टॉल ही करना है। तो जितना हो सके 3 से 4 महीने में पूरा आपको एक फार्म हाउस या कोई भी एक बंगलो बनाना है तो बन जाता है, और क्वालिटी वर्क काम होता है। और दूसरे ऑर्डिनरी जो बिल्डिंग्स बनते हैं इससे कुछ यूनिक भी बन सकता है। और दूसरा एक बेनिफिट वो है, अगर आप इन फ्यूचर इसको चाहो कि हमको इसको मूव करना है तो वो भी इसके अंदर हम पॉसिबिलिटी है कि अगर हमको पूरा बिल्डिंग या जो भी पॉड है उसको हमको मूव करना है, चेंज करना है, दूसरी कोई जगह पे इंस्टॉल करना है, देन वी कैन डू विथ इट आल्सो। राइट। तो प्रीकास्ट के यही मेन बेनिफिट है। मैं आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी दे दूं कि प्रीकास्ट जो सर बता रहे हैं कि आप लोगों ने दीवार देखी होगी, तो अभी तक हमने जो दीवार देखी है ईंट की और पत्थर की देखी है। प्रीकास्ट वो दीवार है जो सीमेंट के प्रोडक्ट की बनती है, राइट सर? यस। और वो कंपनी के अंदर बनती है और आपके वहाँ पे सीधा खड़े खड़े इंस्टॉलेशन हो जाता है। मतलब आपके घर पे कोई मिस्त्री नहीं आएगा, आपके घर पे कोई कारीगर नहीं आएंगे, कोई मजदूर नहीं आएंगे जो रेत को सीमेंट को मिक्स करके पानी डालेंगे, फिर उसका मसाला बनाएंगे, फिर एक एक करके ईंट चढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपनी के अंदर वो वॉल बनेगी, आपके वहाँ पे वो आएगी और उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट तैयार है। राइट सर? ये 100% कॉन्क्रीट ही है। कॉन्क्रीट जो हम साइड पे जो बनाते हैं वो पूरा हम ऑटोमेटिक मशीन से प्लान के अंदर बनाते हैं, तो पूरा क्वालिटी कंट्रोल होता है। राइट सर। कई लोगों को ये का भ्रम है कि ये दीवार जो होती है या कंक्रीट की जो बनी होती है, जैसे कि हम ये बात करें प्रीकास्ट की, ये ईंट के मुकाबले कमजोर होती है और कॉस्टली होती है। क्या ये सही है? नहीं, दो चीजें इसमें, जो अपनी रेगुलर वॉल आती है वो थोड़ा ताकत उससे कम है, लेकिन इसकी थिकनेस भी सिर्फ 50 mm है। अच्छा। उसकी थिकनेस तो 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच होती है। वॉल का मतलब क्या है? कंपाउंड वॉल का एक प्रीमाइसिस नक्की करना है, ये मेरी लैंड है, ये आपकी लैंड है। राइट। अगर किसी को इसको तोड़ना चाहे तो कदाच 2 फीट की भी वॉल होगी तो भी टूट जाएगी। सिर्फ एक प्रीमाइसिस नक्की हो गया कि ये लैंड मेरा है, ये लैंड आपका है, तो बस इसके बाद इसको कोई लोड है नहीं, इसके ऊपर कोई लोडिंग वाली कोई प्रोडक्ट आने वाली है नहीं। तो इकोनॉमी वॉल के लिए ये प्रोडक्ट ओके है। अगर आपको स्पेशली कुछ हेवी ड्यूटी रिक्वायरमेंट है, अगर प्रोडक्ट कंपाउंड वॉल बनने के बाद इसके ऊपर आपको शेड लेना है या इसके ऊपर कुछ आपको वर्टिकल लोड देना है, तो इसके लिए भी प्रीकास्ट के अंदर हेवी ड्यूटी वॉल आती है। अच्छा। तो हाँ, उसकी थिकनेस भी 75 mm, 100 mm, 150 mm तक का पूरा डबल स्टील की जाली डाल के कंक्रीट का बनता है, और उसका भी पूरा जमीन के अंदर ओगार करके 5-6 फीट जमीन में जाते हैं, तो वो उससे भी स्ट्रेंथ वाला हो गया और वापस मूवेबल भी है। राइट। तो एक्चुअली प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है इसके हिसाब से वॉल होता है। वॉल ही है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, अगर वही पहले हम उसको पास जानते हैं कि आपकी वॉल करने की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका पर्पस क्या है, इसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट देते हैं। हम लोग सर ट्रेन्स वगैरह से जाते हैं तो अक्सर कर हमने देखा है कि रेलवे के लाइन जो होती है उसके थोड़े डिस्टेंस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन को घेरा होता है। Yes, और yes, वो कहीं ना कहीं प्रीकास्ट वॉल से ही घेरा होता है। yes, क्योंकि उस जगह पर कारीगर लेकर जाओ, फिर सीमेंट या कंक्रीट लेकर जाओ और वहाँ पर मिक्स करके फिर दीवार बनाओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। yes, yes, तो इजी आई थिंक वही पड़ता है कि आप रेडीमेड लेकर जाओ और इंस्टॉल करके अपनी ज़मीन को अपने yes. अंडर में ले लो। वही मेन इसका बेनिफिट है। और दूसरा, आज इंडिया में ऐसा हो गया है कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट कोई भी पैसा कमा तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट वो इन्वेस्ट करता है लैंड में, क्योंकि इंडिया के अंदर, इसमें भी गुजरात में लैंड मार्केट बहुत हाई तेजी से जा रहा है। तो किसी ने भी कुछ लैंड में इन्वेस्ट किया है तो वो क्या करते हैं, पहले भी इसके बाउंड्री वॉल लगा दो। बाउंड्री वॉल लगा, इट मीन्स वो जगह क्लियर हो गया। अगर लैंड में कुछ भी इश्यू है ना, तो बाउंड्री वॉल लगाएंगे ना, एट दैट टाइम सब प्रॉब्लम आ जाएंगे। राइट। तो वो सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई ये लैंड क्लियर है। दूसरा, आपने इन्वेस्ट किया है, लैंड कंपाउंड वॉल लग गया, गेट पे ताला लगा दिया, तो आप उसको बाद में इसमें कोई आगे पीछे या कोई इश्यू आने का चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए आप रोड पे जहाँ भी देखो तो लैंड ओपन पड़ा है, बंजर है, फिर भी बाउंड्री वॉल लगा। इसका मतलब ऐसा है ये कोई किसी का इन्वेस्ट है, तो उसने एक सिक्योरिटी के पर्पज से पूरा वॉल लगा के उसको सिक्योर कर दिया। राइट 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 सर, जैसे मैंने शुरुआत में आपका एक इंट्रोडक्शन दिया कि सर 80 फैक्ट्रीज, राइट सर,
इसके पीछे का राज क्या है कि आज लोग एक फैक्ट्री चलाने में, कहते हैं ना, उनका सब कुछ निकल जाता है, उनको बहुत तकलीफ आती है, बहुत चैलेंज आते हैं, और त्रिलोक ग्रुप 80 फैक्ट्री के साथ पूरी इंडिया में काम कर रहा है, कैसे? अगर आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो इसके सबसे रूट में होता है सिस्टम। हम्म, अगर एक बार प्रॉपर सिस्टम बन गया हम्म, तो अपने बाद में तो वो सिस्टम से ही काम करेंगे तो ही थकान नहीं लगेगा और तो ही अपना ग्रोथ हो पाएगा। आज जितना भी हमारा एक है तो हमारा एक बिजनेस पॉलिसी है, गिव एंड गेन पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं हम्म, कि कोई भी हमने एक प्रोडक्ट एक सॉरी हमने कोई भी एक कंपनी डाला हम्म, तो उसके अंदर एक ही हमारी फिलोसॉफी है, गिव एंड गेन पॉलिसी। आप एक कंपनी में आप कमा के हमको दो, हम आपको दूसरी कंपनी से कमा के दे, आप हमको दो, हम आपको गिवन रिपर्स वापस रिटर्न कर देंगे। तो जो भी हमारा प्लान बनता है इसके अंदर नीचे प्लान, इसके नीचे प्लान, इसके नीचे प्लान, पूरा ट्री रूट के हिसाब से ही चलता है। हम्म, तो कोई भी एक कंपनी का पार्टनर है वो एक में नहीं होता, वो दूसरी 2 कंपनी 5 कंपनी की भी उसका शेयर होता है, तो वो पूरा प्लान को मैनेज करते हैं। तो ऐसे हमारा टोटल इंडिया में 7 रीजन है। हम्म, तो जो भी लोग आते हैं, जो भी हेड है वो सभी कंपनी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसके नीचे एक प्लांट बनता है, इसके नीचे एक प्लांट बनता है, तो जो भी नया नया प्लांट बनते हैं तो इसकी ये मदर कंपनी हो गई, वो उसका पूरा सपोर्ट करती है। हम्म, और इसके नीचे वापस बना तो इसके नीचे भी इसका परसेंटेज रहता है। तो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो पूरा ग्रुप बन के एक बिजनेस होता है। तो वही मेन इसके बेनिफिट्स है। और दूसरा, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए तो नियरेस्ट 2-4 प्लान मिलके भी एक बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल टाइम कर टू सकते टाइम हैंड ओवर करके भी दे सकती है। तो वही हमारा मेन स्ट्रेंथ है। सर, ये 80 फैक्ट्रीज पूरी इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? वैसे तो 18 स्टेट है, पंजाब से लेके तमिलनाडु तक अच्छा। 18 स्टेट है। हम्म, और टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटी तक अभी हमारा प्लान होना चालू गया है। इसका मेन रीज़न यह है कि हमारी ये प्रोडक्ट है ना, बहुत हेवी ड्यूटी प्रोडक्ट है, तो हमको मोर देन 300 किलोमीटर से ज़्यादा हम इसको ट्रैवल नहीं कर सकते। हम्म, तो मस्ट बी रिक्वायर कि जो भी नियरेस्ट सिटी होगा वहाँ प्लांट होगा तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके हमको नियरेस्ट एरिया में डिलीवर कर सकते हैं। राइट। तो बहुत दूर जाएंगे तो प्रोडक्ट से ज़्यादा तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। हम्म, तो इसकी वजह से हमारा ये नेटवर्क इतना बटा हुआ है। राइट। सर, मैंने सुना है कि आप लोग 3 भाई हैं, यस, और तीनों भाई आप लोग सेम बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। यस, यस। और अभी तो रिसेंटली आई थिंक सुना है कि आप लोगों ने इंडिया के बाहर भी फैक्ट्री चालू की। हम्म। तो 3 भाई एक बिजनेस के अंदर कैसे मैनेज करते हैं? भाई है तो मेहनत तो हो ही जाएगा, इसलिए क्योंकि सबके पास इसका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, सबका एक स्पेसिफाई रोल है कि कंपनी के अंदर इसको यही चीज़ देखना है, इसको यही चीज़ देखना है, मेरे को यही चीज़ देखना है। तो सबका रोल डिवाइड है, सबके पास टारगेट है ईयर का, नेक्स्ट 5 ईयर का, कि आपको ये इन दिस ईयर आपको ये जो भी आप डिवीज़न में हो इसमें यहाँ तक ले जाना है, नेक्स्ट ईयर यहाँ तक लेके जाना है, और नेक्स्ट 5 ईयर के तो आपको यहाँ तक जाना है। तो आपको आपके काम से ही मतलब है, आपको आपका टारगेट ही ख़त्म करना है। तो सबके इंडिविजुअल रोल है, सबके रोल पे ही सबको काम करना है, तो उस पे ही सब पूरा के सबका ग्रोथ होगा। सर, कभी ऐसा हुआ कि आप तीनों भाइयों के बीच में किसी बात को लेके कोई मत नहीं बना तीनों का? हम्म। कभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं? होता है। तो वो कैसे तो सॉल्व करते हैं? ईश्वर ने जितने लोग बनाए सबके माइंड डिफरेंट डिफरेंट दिए, जी। सबकी सोच अलग है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। तो कंपनी के अंदर ऐसा तो एवरीडे होता है कि भाई जो भी डिसीजन आता है हम्म, तो सबका माइंडसेट अलग होता है, तो किसी का ये रीज़न है, किसी का ये रिजल्ट अलग अलग है। तो इन दैट टाइम हम साथ में बैठ के उसका डिसीजन लेते हैं कि भाई आप ऐसा कहना चाहते हो हम्म, तो इसका रीज़न क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, हम्म, आपका क्या विज़न के हिसाब से आप ऐसा सोच रहे हो, वो इसका व्यू प्रेजेंट करेंगे। हम्म, मैं मेरा करूँगा और दूसरा जो भी है सब इसका व्यू करेंगे। हम्म, इसके बाद जो भी अच्छा है, शायद ऐसा भी हो कि मैंने मेरा जो भी सोच रहा था वो गलत भी हो सकता है, हम्म, तो वो इसमें मेरे को गाइड करेंगे। तो मिलके जो भी बेस्ट है इस पे हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेट। यानी कि चर्चा पे नहीं, सॉल्यूशन पे वर्क ज़्यादा करते हैं। अच्छा, या मतलब आपकी कंपनी के लिए क्या सही है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, यस, कंपनी के ग्रोथ के लिए जो भी सही है वो हम करेंगे। हम्म, पर्सनली कुछ मैं ऐसा सोचूं कि ये बेटर है तो कंपनी के लिए अच्छा है, वो पहली प्रायोरिटी मिलेगी इसको। हम्म, ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
सर आपको सबसे पहला ब्रेक थ्रू कब मिला? सबसे बड़ा आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया कि यार अब लगा कि अब हम कुछ बड़ा बना लेंगे? हम्म, दो टर्निंग पॉइंट आए थे। एक तो ये प्रोडक्ट नई थी, तो सूरत के लिए भी नई थी, तो हमने काफ़ी 3 साल मेहनत किया, तो यहाँ हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो यहाँ से हमको बॉम्बे गए, नासिक गए, औरंगाबाद साइड गए, अहमदाबाद साइड गए, तो हमको औरंगाबाद साइड बहुत रिस्पॉन्स मिला। तो वहाँ जो काम कर रहे थे, तो 3-4 काम किया, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप यहाँ ही प्लान डाल लो, तो यहाँ तो काम बहुत है। तो पहले तो हम सूरत में ही कर रहे थे, वहाँ गए, काम किया, तो अच्छा लगा, तो हमने वहाँ एक प्लान डाला। वहाँ प्लान डाला तो वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो दूसरे सिटी में डाला, नासिक के अंदर डाला, धुलिया के अंदर डाला, अहमदाबाद में डाला, तो ऐसे 3-4 प्लान डाले। तो हमको लगा, क्योंकि हम तो कभी गुजरात के बाहर गए नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा नासिक पुणे तक गए थे। इसके बाद 2012-13 के अंदर हम पूरा फैमिली के साथ हम साउथ घूमने गए बाय बस लेके। मैं पर्सनली सिर्फ पुणे तक गया था, इससे आगे मैं कभी गया नहीं था। तो हम 15 दिन घूमे बाय बस, तो पता चले भारत तो बहुत बड़ा है। हमने तो अभी तक इतना ही गुजरात महाराष्ट्र ही देखा है, तो आगे जाएंगे तो पूना से आगे पे बेलगांव है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, रिटर्न में छोटे मोटे सिटी आते हैं, तो जो पूरा खाली है, यहाँ ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो पता चला कि डायरेक्ट क्लिक हुआ, ऑन वे क्लिक हुआ कि हमारी पूरे लिए तो पूरा भारत खाली है, अभी तो हम गुजरात महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट यहाँ तो है ही नहीं। तो सस्ता है तो ऑल इंडिया में चलेगा ही, तो वहाँ से हमने नक्की किया कि यही बिजनेस हम पान इंडिया लेवल पे करेंगे। तो वो यहाँ से हमारा पूरा मेन टर्निंग पॉइंट आया। ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। यानी कि विजन क्लियर हो गया कि हमको यही बिजनेस पान इंडिया लेवल पे करना है। कैसे करना है, कब करना है, कैसे होगा, वो आइडिया नहीं था, लेकिन करना था, वो हमारा विजन क्लियर हो गया। तो सर अब क्या विजन है आपका? क्योंकि इतने साल हो गए तकरीबन आप लोग को, करीबन 20 साल के आसपास हो गए इस Yes. इंडस्ट्री में, ठीक है, 20 साल प्लस हो गए। 21 years. और 20 साल में आपने बहुत काम भी किया, बहुत सारी फैक्ट्रीज डेवलप की, बहुत सारे Yes. लोगों का काम किया। अब आपको आने वाले समय में क्या दिख रहा है कि इस इंडस्ट्री में और क्या बड़ा चेंजेस होने वाला है जो आप करने वाले हैं? अच्छा, वेरी गुड। अभी तक जो हम बना रहे थे सब छोटी छोटी प्रोडक्ट बनाते हैं। मेजोरिटी हमारा स्केल है सिर्फ प्रीकास्ट बाउंड्री वोल्ट, वो एकदम लो क्वालिटी लो प्रोडक्ट है, और इसमें थोड़ा इन्वेस्ट भी कम होता है, और ये तो पान इंडिया लेवल पे अपना चल रहा है। अभी हमने इसमें हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट किया है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, वो M25-30 तक बनाते हैं, जिसकी लाइफ 20-30 साल की लाइफ है। अभी हमने जो नई प्रोडक्ट डेवलप की है, हमने सूरत में जो नया प्लान डाला है त्रिलोक इन्फ्राटेक, इसके अंदर M50 से ग्रेड ऑफ कंक्रीट M50 से स्टार्ट करके M80 तक की प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी कंक्रीट की लाइफ एवरेज 100-150 या 200 की जिसकी लाइफ है, ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अभी पान इंडिया लेवल पे हम यही प्रोडक्ट अभी हम प्रेजेंट करने चाह रहे हैं। इसके अंदर फिर जो यू शेप ड्रेन है, बॉक्स कलवर्ट है, FT फ्लूम है, अर्थ रिटेनिंग वॉल, स्पेशल अर्थ को फिलिंग करने के लिए वॉल आता है, वो है। रेलवे और ब्रिजेस के अंदर जो टनल आता है, वो पूरा बना रहे हैं। और इसके अंदर भी हम प्रीकास्ट वाटर टैंक बना रहे हैं, स्विमिंग पूल, कंक्रीट के अंदर तो लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रीकास्ट बिल्डिंग में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रीकास्ट शेड के अंदर। तो कंक्रीट के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन सकती है, वो हमारा मेन टारगेट बनाने में। तो वही प्रोडक्ट अभी हम पान इंडिया लेवल पे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इसके अंदर भी अभी हमारा एक दिल्ली यूनिट आ रहा है, एक नासिक यूनिट आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप एवरी ईयर 2 to 3 प्लान्स हम डालेंगे, और पान इंडिया लेवल पे ये सब हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट हम इंडिया को सप्लाई करेंगे। सर जैसे हमने एक चीज़ के बारे में सुना होगा, शायद आपने भी, 3D प्रिंटिंग के बारे में। या राइट। तो 3D प्रिंटिंग भी कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगा। यस यस। तो 3D प्रिंटिंग और प्रीकास्ट, ये दोनों में से कौन सी इंडस्ट्री आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बूम करेगी? वैसे दोनों का पैरामीटर थोड़ा अलग अलग है। प्रीकास्ट भी इतना फास्ट चलेगा, 3D भी चलेगा, लेकिन 3D की एक लिमिटेशन है। एक आपको लिमिटेड एरिया में भी कुछ बिल्डिंग या कुछ छोटा पॉट बनाना है, छोटी छोटी चीज़ बनाना है, तो इसमें आपको नई कॉलम की रिक्वायरमेंट रहती या और कुछ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जैसे पेपर प्रिंट होता है, ऐसे एक बड़ा मशीन आता है, आप जो भी डिज़ाइन डालो ऐसा वो दीवार प्रिंट करके देता है, जी। लेकिन उसका एक डिज़ाइन फिक्स है, इसमें ही हो सकता है।
प्रीकास्ट पूरा डिफरेंट प्रोडक्ट है। प्रीकास्ट के अंदर आप जो भी बनाना चाहो, प्लांट पे ही बनाना है, इसको इंस्टॉल ही करना है, तो आपको जो भी फास्ट चाहिए वो आपको प्रीकास्ट में भी बनेगा। मैं 2040 में चाइना गया था, तब मैंने देखा कि भाई 10 माल की बिल्डिंग है, 20 दिन में बिल बन गई। तो मेरे को तो शॉकिंग लग रहा था कि ऐसे कैसे बन सकता है, लेकिन हमने जाके वो बिल्डिंग देखा तो पूरा पौड़ी है, तो वहाँ वो था तो बन रहा है। आज इंडिया में भी ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया और काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसा बन रही है कि पूरा प्रीकास्ट ही बन रहा है। तो डे बाय डे यही प्रोडक्ट चलने वाली है कि भाई फास्ट जिसको चाहिए तो वो प्रीकास्ट में चाहेंगे। तो प्रीकास्ट इंडस्ट्री मेरे हिसाब से वही ज़्यादा ग्रोथ करेगी। छोटी छोटी प्रोडक्ट के लिए 3D प्रिंटर रहेगा, क्योंकि वो कॉस्टिंग भी इसकी बहुत हाई है, राइट तो वो नॉर्मली वायबल होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। राइट। सर जैसे आपने बताया कि 80 फैक्ट्रीज से ज़्यादा हमारी कंपनीज हैं मतलब पूरे इंडिया में, तो इनके पार्टनर्स भी आपके बहुत सारे हैं। यस। सर उन लोगों को आप अपग्रेड करने के लिए या उनको अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना है या अपने बिजनेस को जितना बड़ा करना है, उनको सिस्टमेटिक तरीके से आप ट्रैक कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो? इसके लिए तो वापस वही बात आया कि एक सिस्टम है। जो भी पार्टनर्स आते हैं तो उसका विज़न क्या है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसका गोल क्या है, वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, वो थोड़ा डेटा हमारे पास रहता है। तो वो हिसाब से वो प्रोडक्ट तो हमारी है, उसको तो जो भी यहाँ से गाइडलाइन मिले वो हिसाब से काम ही करना है। तो वो काम कर रहा है। तो हमारा भी त्रिलोका पे कोई भी पार्टनर है वो भी अपडेट कैसे होता है, तो इसके लिए भी हम भी उसको टाइम टू टाइम, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली उसको एनी टाइम ट्रेनिंग दे दे के वो भी थोड़ा अपडेट कैसे होता है, क्योंकि वो अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी अपडेट होगी। तो इसके लिए पूरी हमारी टीम होती है, वो उसको पुश बैक करना चालू रहता है, क्योंकि वो हिसाब से वो डायरेक्ट सिस्टम से चले। ग्रेट। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स को भी आप अपग्रेड करने में आप अपना काफ़ी सारे वो तो करना ही पड़ेगा, तो ही कंपनी अपडेट होगी। तो नॉलेज तो देना ही पड़ेगा, लॉन्ग लाइफ रनिंग जो है वो तो पूरा चालू रहेगा। ग्रेट। और अपनी टीम के लिए क्या करते हैं? टीम के लिए तो वही भी, इसमें भी ऐसा ही है कि यह तो खुद यहाँ जो बैठती है उसको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना है, सिस्टम पे फॉलो करवाना है कि भाई सिस्टम से कैसे काम होता है। थोड़ा टाइम लगे लेकिन मस्ट भी आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो ही बिजनेस लॉन्ग चलेगा और स्ट्रेसलेस बिजनेस कर पाएंगे। तो मेन बात है अभी सिस्टम पे फोकस ज़्यादा दे रहे हैं। सर एक सवाल जो थोड़ा सा फ्रंट रहेगा, ऐसा क्यों है कि गुजरात का बिजनेसमैन है ना बहुत जल्दी बिजनेस शुरू कर लेता है और बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स? क्यों ऐसा है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन है। इसके अंदर गुजरात जो है ना, वो बिजनेस, कोई भी गुजराती पर्सन है, इसमें भी पटेल लोग है, इसके ब्लड में बिजनेस है। हमारे एक में कहावत है, कर्मीने कणથી નો થાય મણ જોઈએ, એટલે કે એને થોડેક નહીં થાય। आज कोई भी लड़का होगा, कोई भी अच्छी पोस्ट पे होगा, लेकिन इसकी माइंड में तो बिजनेस ही होगा। शायद उसका 1-2 लाख भी पगार होगा ना, तो उसका माइंड में तो एक ही चलेगा, मैं एक बार मेरा प्राइवेट बिजनेस करूंगा। तो बिजनेस जो है ना वो गुजराती के ब्लड में है। तो इसका वजह से क्या होता है कि सबको बिजनेस ही करना है। तो जो भी सिटी में कोई एक बिजनेस का 10 की रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ 20 है, 30 है, 40 है, तो क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपटीशन बढ़ेगा। कोई भी एक मॉल है, इसमें एक दुकान की रिक्वायरमेंट है, एक शॉप की रिक्वायरमेंट है, वहाँ 4 शॉप लग जाएगा, तो कस्टमर तो है इतने ही है, लेकिन क्या होगा, 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वजह कंपटीशन बढ़ेगा। तो यहाँ सेम सिचुएशन कि सब लोग को बिजनेस करना है, बिजनेस बहुत है लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ अगर आप आउट ऑफ गुजरात पे चले जाओगे तो वहाँ दूसरे स्टेट की थोड़ी मानसिकता अलग है। वो लोग थोड़ा डिफरेंस थिंकिंग है, गुजराती और मारवाड़ी लोग का थोड़ा थिंकिंग डिफरेंट है। तो वही इसी वजह से अगर आप आउट ऑफ स्टेट चले जाओ तो कोई भी बिजनेस आप अच्छी तरह से अच्छी प्रॉफिट से कमा सकते हो। और इसीलिए हमारा, आपको भी पता है कि ज़्यादातर फोकस आउट ऑफ गुजरात में ही ज़्यादा। राइट। लेकिन सर एक नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपसे जानना चाहूँगा जी जी कि हम काफ़ी टाइम से गुजरात के लोगों के साथ काम कर रहे हैं जी जी और उनको हम कंसल्ट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है सर, एक चीज़ समझ में नहीं आई जी जी कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, यस। आपका माइंडसेट भी अच्छा है, ठीक है, और आप मेहनत भी बहुत करते हो,
लेकिन आपकी प्रोडक्ट या आपका बिजनेस गुजरात के बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? आप एक ब्रांड क्यों नहीं बना पा रहे? ये गुजरात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं बहुत बार ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूछता हूँ कि पूरे भारत में बिजनेस करने वाले की कम्युनिटी में सबसे बड़ी कम्युनिटी वन ऑफ द गुजराती, गुजरात के, yes. लेकिन इंडिया की टॉप 10 फैक्ट्रीज आप उठाइए, टॉप 10 बिजनेस या वर्ल्ड का टॉप 10 बिजनेस आप उठाइए, तो वहाँ पर गुजरात की ब्रांड बहुत कम दिखती है, जो गुजरात में पैदा हुई हो और गुजरात से बड़ी हुई हो। ऐसा क्यों है सर कि बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं बट बड़ा नहीं कर पाते? इसमें मेरे व्यू से ऐसा है कुछ कि भाई गुजरात में जो बिजनेस होते हैं ना, वो एमएसएमई पे मैक्सिमम लोग एमएसएमई में है। तो एमएसएमई में क्या होता है कि पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, तो उसका थोड़ा थिंकिंग भी अलग होता है। अगर कॉर्पोरेट पे जाना है तो उसका पूरा माइंडसेट अलग होता है। तो यहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो अगर इसको ब्रांड में जो इन्वेस्ट करना पड़े तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि वो इतना इन्वेस्ट, वो बिजनेस इतना पेन नहीं ले पाता। तो इसकी वजह से मैं भी कि वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे नहीं पहुंचे लेकिन कम है। आज देखो, सबसे इंडिया के सबसे बड़े 2 बिजनेसमैन है, वो गुजराती है, लेकिन इतना है जो होना चाहिए इतना नहीं है। इसके साथ आई एम एग्री, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये कुछ लूप है कि एमएसएमई पे हमारा इंडस्ट्री ज़्यादा है सर। क्योंकि सर आज जितने भी बड़े बिजनेस को हम जानते हैं, एक टाइम पे वो भी छोटे बिजनेस थे। शुरुआत भी उन्होंने भी छोटे से किया था, बट उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो एक ऐसी कंपनी बने जो आज इंडिया या इंडिया के बाहर बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। जी जी जी। फिर भी अभी भी हमारे गुजरात के अंदर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जी जी। कुछ जगह तो मैंने देखा कि उनकी 3rd जनरेशन है, लेकिन आज भी उनका बिजनेस छोटा सा रहेगा। जो भी बिजनेस करते हैं तो समय के साथ उसमें अगर वो चेंजेस कोई भी नहीं करेंगे तो उसका ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आज सिचुएशन ऐसा हो गया कि भाई आप बोल रहे कि 3 जनरेशन भी है। जो आज से 20 साल पहले जो एक पान का गल्ला था, करियाना की दुकान थी, आज वो मॉडल से करियाना की दुकान भी नहीं चल रही है। Exactly. तो समय के हिसाब से जो भी वो चेंज करता रहेंगे, इसके हिसाब से उसका लुक, उसका मार्केटिंग, उसका ब्रांडिंग, इसका पूरा डिजिटल पे ले जाना, जो 360 डिग्री पे काम करेगा वही बिजनेस ग्रो कर पाएगा। शायद वो एमएसएमई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो चेंज करेगा वो टिक पाएगा। क्योंकि सर मैं एक बिजनेसमैन के बारे में मैं उनसे मिला था एक्चुअली जी जी। काफ़ी टाइम पहले। तो उनके साथ बातचीत की तो वो बताने लगे, सर बोले कोई पार्टी होती है तो कोई वाइट सूट पहन के नहीं जाता है, या मैं जाता हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। फिर उनसे उनके बिजनेस के बारे में बातचीत की तो बोले सर मेरा ये आउटलेट है, एक दुकान है, मतलब एक बिजनेस मेरा है, और ये मेरा पिछले 50 से 52 सालों से है, और मैंने दूसरा आउटलेट नहीं किया, दूसरा मैंने इसकी यूनिट नहीं डाली। मैंने बोला सर ये आपकी प्रॉब्लम है या ये आपका अचीवमेंट है? अचीवमेंट है, या। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला सर 50 साल के अंदर अगर आप एक तक ही सीमित गए तो इसमें कोई सक्सेस वाली बात नहीं है। नहीं है, यस। लेकिन आप मुझे कहते हैं कि सर 50 साल में मैंने 500 कर लिया है, 500 यूनिट कर लिया है, यस यस। तो आपके सक्सेस की बात होती। तो मैंने उनको वही बोला सर 50 साल में आपने एक ही किया तो इसमें आपके कोई अचीवमेंट नहीं है। और ऐसे कितने सारे बिजनेसमैन हैं सर कि जो सालों से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अभी भी अपने माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए, और उनको ऐसा लगता है मैंने ये जो बनाया है ना ये मेरा आखिरी प्रोडक्ट है या आखिरी बिजनेस है, या इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा तो चलेगा, मैं सक्सेस हो गया हूँ। तो आपके हिसाब से एक बड़े बिजनेस की क्या परिभाषा, कैसा होना चाहिए एक बिजनेस? काफ़ी टाइम पहले मैंने एक बुक में पढ़ा था या कहीं सुना था कि बिजनेस इज नॉट इन द ऑफिस, कि प्लान के अंदर बिजनेस है, बिजनेस है आउट ऑफ ऑफिस, यानी कि अपनी कंपनी या ऑफिस है, बिजनेस इसकी बारी है। अगर आप पूरे दिन सुबह से शाम तक अगर आप ऑफिस पे ही रहे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ग्रो करने के लिए आपको घूमना पड़ेगा। जितना आप घूमोगे, लोगों को मिलोगे, लोगों को देखेंगे, इसकी नेटवर्किंग करोगे तो पता चलेगा कि भाई कोई भी इंडस्ट्रीज में हमको ग्रो करने के लिए हमको नॉलेज तो बाहर से ही मिलेगा। राइट। काफ़ी आज ऐसी इंडस्ट्रीज या जो भी शॉप्स है कि भाई इसमें ऑनर ही सुबह अंदर चला गया, वो शाम को आता, उसको ही पता नहीं कि इसकी तीसरी दुकान में क्या हो रहा है। तो मेजॉरिटी वो है कि वो खुद ही काम कर रहा है, तो इसीलिए वो बिजनेस है। अगर इसीलिए वो लीडर नहीं बन पाए तो
अगर वो बाहर निकलेंगे, सब देखेंगे, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, तो इसका ग्रोथ होगा। वरना उसके पास वो कमाता भी होगा, लेकिन एक ही ऑफिस में उसे 50 साल निकाला, तो इसमें तो उसे कोई चेंज ही नहीं किया, इसलिए इसका ब्रांड था, इसके लिए इतना उसका चला। राइट ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से। राइट। सर, एक बिजनेसमैन के लिए लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत। हमको ऐसा ही था, मेरे को ऐसा था कि भाई जब तक पढ़ेंगे ना, पढ़ रहे हैं ना, स्कूल पे जा तभी पढ़ना है, बाद में लाइफ में पढ़ना नहीं है। लेकिन बाद में पता चला एक्चुअली तो लर्निंग अब स्टार्ट हुए, और वो लॉन्ग लाइफ लर्निंग है। जब तक जिएंगे तब तक सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज 2 साल भी आप सीख नहीं पाओगे ना, तो आप आउट ऑफ इंडस्ट्री से बाहर निकल जाओगे। तो लर्निंग तो ऑलवेज स्टार्ट ही रहना चाहिए, और सर, रहना ही पड़ेगा, तो ही कितना हम टिक खर्चा पाएंगे। करना चाहिए किसी भी बिजनेसमैन को अपनी लर्निंग का? पूरे साल में एक बिजनेसमैन को अपनी लर्निंग के पीछे कितना खर्चा करना चाहिए अप्रोक्स? पहले ऐसा था कि कोई भी बॉडी होती है तो हम मैक्सिमम खर्चा कपड़े में, यहाँ थी कि हेड की नीचे से पार्ट्स में हम मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं। राइट। इसमें तो सिर्फ सलून में जो इन्वेस्ट होता है वही होता है, और कुछ नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो यहाँ ही करना है, यहाँ कम करेंगे तो चलेंगे, लेकिन कोई माइंड के लिए, कोई कोचिंग के लिए या सीखने के लिए हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जो भी एक है वो इन्वेस्ट हम कपड़े में या XYZ देखने के लिए करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट तो माइंड में ही करना पड़ता है, नया नया सीखने के लिए, नया नया सोचने के लिए। तो इसके लिए तो नया नया अच्छा कोई कोचिंग लो, बुक रीडिंग करो, कोई सेमिनार पे जाओ, वहाँ से नॉलेज मिलेगा, वहाँ से अपना जो माइंड है वो ब्रॉड होगा। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम लर्निंग तो लेना ही पड़ेगा, तो ही हम टिक पाएंगे। राइट। सर, जैसे मैंने बीच में ही बोला था कि आपकी एक फैक्ट्री आउट ऑफ इंडिया भी है। यस तो यस। आउट ऑफ इंडिया कहाँ है सर, और वहाँ क्यों हमने स्टार्ट किया? आउट ऑफ इंडिया में एक्चुअली हम बिजनेस का, मेरे जो पार्टनर्स है इसके साथ एक डिस्कशन हो रहा था। तो हमारा वो उसके साथ एक कार बैटरी का, अफ्रीका के अंदर, वेस्ट अफ्रीका में एक सेनेगल करके कंट्री है, जी इसके अंदर हमारा वहाँ प्लांट है। हम कार बैटरीज का प्लांट डाल रहे थे, जी। इसमें भी हम सब साथ में थे। तो वहाँ हमारा जो लैंड था वो 85 बीघा वो लैंड था। तो उसको इसमें के अंदर हमको 1.5 किलोमीटर कंपाउंड वॉल की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। तो हमने बोला अगर इतना कंपाउंड वॉल वहाँ करेंगे तो बहुत कॉस्टली है, तो ऐसा करें, हमारे पास ये हमारी प्रोडक्ट घर की है, हम मोल्ड भेज देते हैं, आप बनवा लो और वहाँ लगा दो, तो कम से कम हमारा 50% से कम में अपना वो हो जाएगा। तो वो पर्पज से हमने वहाँ डाल दिया, अपना कंपाउंड वॉल बन गया। तो बाद में हमने वहाँ मार्केट में देखा कि भाई अब ये प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, तो ये प्रोडक्ट तो पूरे अब वो सेनेगल में था ही नहीं, तो हमारे पास मोल्ड सेटअप तो था ही। तो बाद में हमने वहाँ उसका थोड़ा मार्केटिंग ब्रांडिंग स्टार्ट किया, तो वहाँ से वो प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया। इसके बाद तो आज हमने स्पेशलिस्ट का एक बड़ा यूनिट बनाया है और काफ़ी प्रीकास्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, और एक अच्छी क्वालिटी से पूरे सेनेगल में हम सप्लाई कर रहे हैं। ग्रेट सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर, हम लास्ट हमारे पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, रैपिड फायर की तरफ, कि जहाँ पर कोई भी एक चीज़ आपको सेलेक्ट करना रहेगा सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सर, ग्रोथ या स्टेबिलिटी? ग्रोथ। फैमिली बिजनेस या स्टार्टअप? फैमिली बिजनेस। प्रॉफिट या रेपुटेशन? रेपुटेशन। रिस्क या सेफ्टी? सेफ्टी। सिस्टम या पीपल? सिस्टम। स्पीड या परफेक्शन? परफेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम तो पहले से मैन्युफैक्चरिंग ही किया है, तो ग्रेट। और सूरत या ग्लोबल मार्केट? ग्लोबल मार्केट। ग्रेट सर, बढ़िया। सो लास्ट हमारा एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, या और अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं। तो वो अपनी लाइफ में और बेटर बने, अपने बिजनेस को ब्रांड बनाएं, उसके लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? या मेरा एक काफ़ी जगह पे मैं कहता हूँ, तो एक ही मेरा एक कहना है कि कोई भी पर्सन जो भी इंडस्ट्रीज में है, तो काफ़ी जगह पे मैंने देखा है इसके पास वो खुद की इंडस्ट्री का ही प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि भाई मैं जो भी इंडस्ट्रीज में हूँ, इसमें कितने लोग ये सिटी में है, इसमें टॉप पे
ये स्टेट में कितने लोग हैं, इंडिया में कौन है, वर्ल्ड में इसमें टॉप पे कौन है, तो वो नॉलेज ही नहीं होता है। राइट। तो जो भी पर्सन जो भी इंडस्ट्रीज में है उसका उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी गुजरात में लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा आउट ऑफ गुजरात जाके थोड़ा थिंकिंग करे, सोचे, तो जो भी इंडस्ट्रीज में जो भी पर्सन जो भी बिजनेस गुजरात में कर रहा है उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वो आउट ऑफ गुजरात में कोई भी स्टेट में जाके वो कमा सकता है, अगर जो बिजनेसमैन है वो। और आजकल तो पान इंडिया में कहाँ भी जाना है तो ट्रेन, फ्लाइट, रोड इतना अच्छा हो गया है, तो बाहर जाने का कोई रिस्क जैसी बात ही नहीं है। तो लोग को क्या होता है कि भाई बस मैं यहाँ हूँ, मेरे को यहाँ ही रहना है, बस गुजरात छोड़ना नहीं या सूरत छोड़ना नहीं। लेकिन इसकी बात थोड़ा जाके वो सोचे तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मेरा पर्सनली लग रहा है और मेरा एक सजेशन। राइट सर, बहुत टाइम पहले मैंने किसी पर्सन के पास से ये सुना था कि आप घर में बैठ के कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, और घर छोड़ने के बाद आप पूरी दुनिया हासिल कर सकते हो। यस यस, मतलब हमें घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बाहर पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत सारे ऐसे इनपुट दिए जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत हेल्पफुल होगा, ओके और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस पॉडकास्ट से सीखा होगा। ओके आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच गुरुकुल टीम कि आपने भी मेरे को इनवाइट किया और मेरे को ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच।